हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस के टॉपिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। विद्युत धारा से रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही और भी कुछ पोर्शन हैं जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह के जो टॉपिक्स आएंगे वन बाय वन हम लोग उसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा में का मान क्या होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इंग्लिश में कहा जाता है। इसका मान क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉट जो है ये यूनिट है पावर की और इसका अर्थ होता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो 1 वॉट में होता है 1 जूल प्रति सेकंड, यूनिट होती है पावर की। ठीक है, तो अगर हम लोग किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट में आ जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और फिर 1 घंटा भी कह रहा है तो 1 घंटे का मान जो होता है वो अगर मैं 60 मिनट निकालूं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो ये हो जाएगा आपका टोटल। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वॉट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो यूनिट होती है। मतलब ठीक है, एक यूनिट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसमें यूनिट्स लिखा रहता है कि इतनी यूनिट बिजली खर्चा हुआ। उस यूनिट का मतलब होता है कितने किलोवाट आर जो है वो कोई जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस था वो आपका चला है। ठीक है, तो कितने किलोवाट आर, तो यहाँ पे वॉट में दिया हुआ है 100। ठीक है, 100 और यहाँ पे किलोवाट में निकालना है तो 100 में किलोवाट करने के लिए हम लोग 1000 से इसको डिवाइड करेंगे और इसके बाद ये 4 घंटे चल रहा है तो 4, क्योंकि यहाँ पे घंटों में पूछा हुआ है। ठीक है, किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे 4 घंटे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रोसेस दिया हुआ है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुरंग में 100 वॉट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें यूनिट के फॉर्म में बताना है। तो 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको किलोवाट में करने के लिए। उसके बाद 20 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, तो किलोवाट आवर और उसके बाद 5 बल्ब है। ठीक है, 5 बल्ब है तो ये सब मिला के हो जाएगा हमारा 10 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी 0 कट जाएगा और 2 और 5 बचेगा, 10 यूनिट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 10 यूनिट। नेक्स्ट है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। ठीक है, तो दोनों में से एक जो है वो ज़्यादा अधिक प्रकाश दे रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला कथन है प्रकाश की जो दीप्ति है रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो समान है, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस समान होता तो दोनों एक ही तरह से जल रहे होते। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही कम करंट पास करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही कम करंट पास करेगा और उतना ही कम प्रकाश देगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, प्रतिरोध जो है वो अधिक है। जो अधिक प्रकाश वाला बल्ब है उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि यदि हम लोग पावर के बारे में देखें तो विद्युत ऊर्जा जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक हमारा वोल्टेज और दूसरा हमारा करंट। ठीक है, और यहाँ पे करंट जो है वो सीधा यहाँ पे प्रतिरोध से संबंधित होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जितना ज़्यादा प्रतिरोध रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ऊर्जा जो है वो उतनी कम होगी, पावर जो है वो उतना ही कम होगा। ठीक,
नेक्स्ट है, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, ठीक है। तो जो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एक जो है वो दूसरे से अधिक चमकदार है, तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, ठीक है। तो जो मंद जल रहा है, जो कम रोशनी दे रहा है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, ठीक है। तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े अगर, या दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो किसमें जोड़ने से अधिक रोशनी मिलेगी। तो इसको भी हम लोग सेम उसी तरह से देख सकते हैं, जिसका जितना अवरोध होगा, जिसका जितना रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस मिलेगा, उतना ही ज़्यादा अवरोध मिलेगा और उतना ही कम वो जलेगा, ठीक है। तो यदि प्रकाश हमें ज़्यादा चाहिए, तो हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या हो, प्रकाश ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो प्रकाश कम होगा, ठीक है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है, श्रेणी क्रम है, यानी कि सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। जब भी कोई चीज़ सीरीज़ में जुड़ी रहती है, तो RS करके लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2 हो जाता है, ठीक है। तो यदि एक बल्ब का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तो दोनों का सम कर दिया जाता है। और अगर हम लोग समांतर क्रम की बात करें, तो इसको पैरेलल कहते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है RP R1 R2 अपॉन R1 + R2। इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। ये तब यूज़ होता है जब हम लोगों का समांतर क्रम में होता है, पैरेलल में होता है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रतिरोध है, यहाँ पे इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कम आ रहा है, और रेजिस्टेंस कम आ रहा है इसलिए प्रकाश जो है वो ज़्यादा देगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो अधिक रोशनी मिलेगी वो नंबर 2 वाले से मिलेगी, नंबर 2 वाले से अधिक रोशनी मिलेगी, ठीक। वही आपको एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे मिल जाएगा, ठीक। ये पावर से जोड़ के उसको बताया गया, सही तरीका जो है, जो मैंने आपको बताया उसी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, ये वास्तव में क्या है, ठीक है। तो ये एक ऊर्जा का परिवर्तक है। डायनेमो जिसको कहते हैं, इसको बिजली उत्पादन में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा डायनेमो, ठीक है। तो डायनेमो या फिर जनरेटर, ये विद्युत जनरेटर जो होता है वो भी डायनेमो होता है। उसमें क्या होता है कि यांत्रिक जो घूर्णन होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, इसको हम लोग विद्युत धारा में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। किसके द्वारा, डायनेमो या फिर जनरेटर के द्वारा, डायनेमो या फिर जनरेटर के द्वारा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय जो प्रेरक होता है पर आधारित जो डिवाइस है उसका नाम आपको बताना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक पे आधारित जो है ये डायनेमो है, और इसके साथ ही विद्युत मोटर है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, डायनेमो और विद्युत मोटर। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अभी मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। अभी यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में पूछ रहा है, मतलब यांत्रिक को अगर मैकेनिकल को हमें इलेक्ट्रिकल में चेंज करना है तो हम लोग डायनेमो का यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में यूज़ करना है, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है, तो उसके लिए हमें विद्युत मोटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर जो विद्युत मोटर हैं वो प्रायः जल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत मोटर को ज़्यादा विद्युत धारा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो करंट जो है वो ज़्यादा चाहिए रहती है, विद्युत धारा जो है ये ज़्यादा खींचते हैं, और वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपाती होती है, यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो खींच पाएगा। इसीलिए अगर हम लोग उसको कम वोल्टेज पे चलाते हैं, हमारा विद्युत मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो जलने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, तो ये बल्ब देखा होगा आपने, इसमें कुछ इस तरह से एक वायर लगी रहती थी, तो ये जो वायर होती थी ये टंगस्टन की बनी होती थी। और टंगस्टन की इसलिए बनी रहती थी क्योंकि जो इसका गलनांक होता है वो भी अत्यधिक होता है और साथ ही इसका क्वथनांक जो होता है वो भी अत्यधिक होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और जब ये काफ़ी गर्म हो जाता है तो ये प्रकाश देना शुरू करता है। ठीक है, काफ़ी गर्म हो जाने पर भी ये प्रकाश देता है। नेक्स्ट है कथन है, कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन है कि तड़ित चालक जो होता है ये इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, और कारण ये दिया हुआ है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। एक कंडक्टर जैसा लगाया जाता है बिल्डिंग्स के ऊपर जिससे ये न्यूट्रल कर देता है, मतलब अर्थिंग प्रोवाइड करता है। जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है इमारतों को नष्ट होने से बचा देता है। जैसे जब भी थंडर आता है, थंडर बिजली कड़कती है या फिर बिजली गिरने के चांसेस होते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, उस टाइम पे ये सारी ऊर्जा को अपने में एकत्रित कर लेता है और इसको पृथ्वी में भेज देता है। ठीक है, तो अर्थिंग कर देता है, इसीलिए यहाँ पे बिल्डिंग्स को नष्ट होने से ये बचा देता है इमारतों को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 3 पिन बिजली। ठीक है, तो 3 पिन वाली जो बिजली होती है इसके प्लग में जो सबसे लंबी पिन होती है ये किसको जोड़ने के लिए काम आती है, तो ये आधार सिरे से जोड़ती है। ठीक है, आधार सिरा अर्थात अर्थिंग या फिर ग्राउंड। तो अर्थिंग देने के लिए सबसे जो लंबी पिन होती है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, अर्थ का। तो अर्थिंग होती है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। यदि बिजली अत्यधिक ज़्यादा आ गई है उस पर्टिकुलर डिवाइस में तो वो सारी बिजली क्या होती है, अर्थ में चली जाती है, पृथ्वी में चली जाती है। इसी को हम लोग अर्थिंग का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे दोनों ही समान विभव पर हों। ठीक है, तो यदि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो समान हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V से दिखाया जाता है, तो दोनों समान हो जाएगा तो इसमें विद्युत धारा जो है वो बहना क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो विद्युत धारा को बहने के लिए दोनों का विभव जो हो वो असमान होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले जो तार है इसकी विशेषता क्या होती है। फ्यूज़ लगाया जाता है, फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने देखा होगा अक्सर हम लोगों के जो पहले मीटर लगे रहते थे उसमें फ्यूज़ लगा रहता था। अभी हर कमरे में एक फ्यूज़ दिया जाता है या फिर एक मेन सप्लाई होती है जहाँ पे फ्यूज़ वायर दी जाती है। ठीक है, तो अक्सर जब भी बिजली चली जाती है और बेवजह से चली जाती है तो हम लोग हमेशा सबसे पहले फ्यूज़ चेक करते हैं कि कहीं फ्यूज़ वायर जल तो नहीं गई है। तो जब भी फ्यूज़ वायर की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है, ताकि जब भी थोड़ी भी गर्म हो जाए वायर तो वो तुरंत से जल जाए और वो आगे तक वायर तक आगे तक ना पहुँचे, वो जो हीट है वो आगे तक ना पहुँचे, इसलिए वो पहले ही जल जाती है। तो इसका गलांक जो है वो तो निम्न होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से हो सकता है। दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, प्रतिरोधक शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हर डिवाइस में कुछ अपना अपना प्रतिरोध होता है। यदि प्रतिरोध कम होगा तो उसमें ज़्यादा करंट पास करेगा। ठीक है, तो मतलब जब इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इससे करंट कम पास करेगा और हमें थोड़ा भी अगर विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा होगी, एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो हमें तुरंत से पता चल जाएगा। ठीक है, वो हीट हो जाएगी। जैसे ये कोई वायर है, इसके लिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो करंट है वो कम पास कर रही है। अभी करंट की वैल्यू थोड़ी भी बढ़ेगी तो ये रेजिस्टेंस वायर क्या होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट अत्यधिक कम है, तो इसलिए ये हीट होके तुरंत से जल जाएगी और फ्यूज़ वायर जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलांक। ठीक है, ये दिया हुआ एक्सप्लेनेशन।
देन दिया हुआ है CFL बल्ब होते हैं। CFL का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या होता है, तो ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प को हम लोग कहते हैं CFL बल्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। नेक्स्ट है प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है ये कौन सी होती है, तो ये नियॉन होती है। ठीक है, नियॉन गैस का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नियॉन गैस विसर्जन लैंप यानी कि डिस्चार्ज लैंप में यूज़ किया जाता है, साथ ही ट्यूब में यूज़ किया जाता है। या कुछ नियॉन बल्ब्स आते हैं जो कि सजावट में यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें नियॉन गैस भरी रहती है और उसी को जलने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली जो वस्तु है ये कौन सी होती है, तो आर्गन होती है और पारा वाष्प होता है। ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंट लैम्प में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मरकरी का वेपर या फिर आर्गन गैस। ठीक है, कभी कभी जिनॉन, नियॉन या क्रिप्टॉन इत्यादि भी यूज़ किए जाते हैं विद समानता, जहाँ पे क्योंकि शब्द लिखा है समानता, तो यूजुअली जो यूज़ किया जाता है वो होता है पारावाष्प या फिर आर्गन गैस। नेक्स्ट ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है, तो ट्यूबलाइट में भी आर्गन गैस भरी रहती है। कम दाब में प्रेशर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, कम दाब में आर्गन गैस भरी रहती है या फिर पारे का वाष्प भरा रहता है, पारे का वाष्प। ठीक, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है, जिसको हम लोग ट्यूब कहते हैं, जो हमारे घरों में पहले ही लगा रहता था, जो ट्यूब लगा रहता था, इनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये मरकरी या फिर नियॉन भरी जाती है। मरकरी या फिर नियॉन, कम दाब में पारे का वाष्प या फिर आर्गन या फिर नियॉन गैस इसमें भरी जाती है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान यानी कि प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। ठीक है, तो बल्ब जो होता है वो तो इतना छोटा सा होता है और ट्यूब जो होता है वो इतना लंबा सा होता है, इसलिए इसमें जो सतह है वो ज़्यादा बड़ी होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का जो प्रभाव होता है वो इस पर नहीं पड़ता है। तो आपने देखा होगा जो पुरानी ट्यूबलाइट्स आती थी उसमें एक फ्यूज़ भी लगा रहता था, एक पीछे एक लकड़ी की पटरी जैसा बना रहता था, तो उसमें फ्यूज़ वायर भी लगी रहती थी, तो इसीलिए वहाँ पे जो उतार चढ़ाव होता था वोल्टेज का, इस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता था क्योंकि पहले फ्यूज़ वायर पे पड़ता था। तीसरा है ट्यूब के इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो गैस भरी रहती है उसकी वजह से जो भी हम लोग इसमें ऊर्जा देते हैं वो पूर्णतः प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समान प्रकाश की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई है। ठीक है, तो समान प्रकाश की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव कितना होगा। ठीक है, तो हमें बताना है वोल्टेज कितना होगा। तो देख सकते हैं आप लोग 2015 का पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको क्योंकि थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं प्रत्येक छोटी जो बूंद है इसका आवेश हम लोग लिख लेते हैं Q। ठीक है, तो टोटल मतलब हर छोटी बूंद में जो चार्ज है वो है Q और प्रत्येक जो छोटी बूंद है इसकी जो त्रिज्या है ये है R। ठीक है, तो इसका रेडियस जो हमने लिया है वो लिया है हमने R रेडियस। ठीक है, तो n बूंदों से मिलकर जो बड़ी बूंद बनी है इसका कुल आवेश हम लोग ले लेते हैं कैपिटल Q और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये n बूंदों से मिलकर बनी है तो हर n बूंदों के जो अपना आवेश है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल Q हो जाएगा हमारे स्मॉल n और स्मॉल हर ड्रॉप का जो चार्ज है उसके बराबर, तो NQ, और बड़ी बूंद का जो त्रिज्या है वो कैपिटल R ले लीजिए। अब n बूंदों का जो कुल आयतन है वो बड़ी बूंद के एक आयतन के बराबर होगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं आयतन, यानी कि हम लोग ले रहे हैं कि जो बूंद है वो हमारी एक स्फेरिकल है, स्फेयर है। ठीक है, गोलाकार है। तो यहाँ पे n बूंदों की बात कर रहा है तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये होता है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसी भी स्फेयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल R लिया है इसका
रेडियस। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कैपिटल R इज इक्वल्स टू N 1/3 R के बराबर। इसके साथ ही अगर हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज जो होता है वह होता है हमारा, और यदि हम किसी धारिता की बात करते हैं, किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। यहाँ पे जो C है इसको हम लोग रेडियस के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस के टर्म्स में यहाँ पे आपका V हो जाएगा Q अपॉन C के बराबर। इसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े बूंद के लिए V डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C डैश, ठीक। और छोटे वाले के लिए V इज इक्वल्स टू छोटा Q अपॉन C। और इस छोटे C की जगह हम लोग छोटा R लिख सकते हैं, इस कैपिटल C डैश की जगह हम लोग बड़ा R लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कैपेसिटर का ना हो करके किसी संधारित्र का ना हो करके एक रेडियस में बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस का हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला, अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n की पावर 2/3 वोल्टेज के बराबर, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन है n 2/3 V, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि इतना सारा आपको फॉर्मूला लिखना हो, उसके बाद कैलकुलेट करना हो। उससे अच्छा है कई बार ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि इस तरह से n 2/3 V के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए? AC को DC में बदलने के लिए, DC को AC में बदलने के लिए, DC वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उपचयन मतलब कि स्टेप अप, या फिर अपचयन यानी कि स्टेप डाउन, ठीक है। तो या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो वोल्टेज को कम कर देगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, किसी AC वोल्टेज का स्टेप अप करना या फिर स्टेप डाउन करना, ठीक है। AC वोल्टेज का याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोबाइल चार्जर क्या होता है? तो मोबाइल चार्जर जो होता है ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 2017 में पूछा गया है, काफ़ी रीसेंट का प्रश्न है। तो मोबाइल चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन वोल्टेज को क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। तो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना है, यानी कि AC को DC में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो AC को DC में परिवर्तित करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि प्रत्यावर्ती धारा, जिसको ऑल्टरनेटिव करंट कहते हैं हम लोग, इसको डिष्ट धारा या फिर डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। वहीं अगर इन्वर्टर की बात की जाए तो ये किसी डिष्ट धारा को यानी कि DC को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा AC में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इन्वर्टर में DC को AC में परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वर्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि DC करंट लगता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस करंट होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ये किसी AC को या तो अप स्टेप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। तो स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर और रेक्टिफायर तीनों ही चीज़ें हमने सीखी। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में, AC को DC में रेक्टिफायर, और घर में जो आपके इन्वर्टर यूज़ होता है ये DC को क्या करता है, AC में परिवर्तित करता है। घर में जो हमारे यूज़ होता है वो AC करंट होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो इन्वर्टर होता है, जब बिजली चली जाती है तो हमें AC की ज़रूरत होती है, मतलब AC करंट की ज़रूरत होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की। इसीलिए उस वक्त फिर जो DC करंट है उसको AC में परिवर्तित करने का काम करता है हमारा इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे विद्युत खपत जो है इसको बढ़ते क्रम में अगर हम लोग प्रदर्शित करें, हमारे पास एक टीवी है, पंखा है, विद्युत प्रेस है, ठीक है। तो विद्युत प्रेस, इसको आयरन लिख दे रहे हैं, और उसके साथ ही हमारे पास एक केटली है, ठीक है। तो विद्युत केटल है। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा इनमें से
कौन सा ले रहा है हमारा विद्युत खपत किसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे विद्युत खपत जो सबसे ज़्यादा है यह है इलेक्ट्रिक केटल की, उसके बाद आयरन की। ठीक है, तो विद्युत केटल और विद्युत प्रेस ये दोनों ही अत्यधिक ऊर्जा लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा टीवी और सबसे आखिर में आता है हमारा पंखा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में हमें लगाना है, तो बढ़ते क्रम में पंखा हो जाएगा, पंखे के बाद टीवी आ जाएगा, टीवी के बाद विद्युत प्रेस आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक केटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल। ठीक है, तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये क्या होते हैं? ठीक है, तो ये एक तरह के सौर सेल होते हैं। ठीक है, सोलर सेल, इसको ये एक विद्युतीय उपकरण है जो कि सौर प्रकाश को, मतलब सौर ऊर्जा का जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसको परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल की ज़रूरत होती है। फोटोवोल्टाइक सेल, जिसको हम लोग प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहते हैं, सौर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, तो चक्राक धाराएं जो होती हैं वो इसके चुंबकीय क्षेत्र का कारण होती हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चालकता के ऊपर। चालकता के ऊपर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे माइका, तांबा, स्वर्ण और चांदी में से सबसे ज़्यादा चांदी जो है ये कंडक्टर का काम करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, इसके अलावा तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा ये सभी विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं। नेक्स्ट है तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण यह है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत को अधिक सुचालक है और साथ ही वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है, तो जंग लगने के चांसेस ज़्यादातर लोहे में होते हैं, तांबे में कम होते हैं, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन जो है ये सही है। मतलब दोनों ही बातें कही गई है कि अधिक अच्छा सुचालक है तांबा, और इसके साथ ही ये ऑक्सीकृत भी नहीं होता है जल्दी, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है छड़ बनाने में, तड़ित चालकों को बनाने में। नेक्स्ट है अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? ठीक है, तो सामान्य तापमान पर अति चालकता जो है ये इसका गुण होता है कि ये अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है सामान्य तापमान पर। ठीक है, तो अति चालकता मतलब सुपर कंडक्टिविटी होती है, जिसकी अवस्था में धातुओं का जो तापमान होता है वो 0 केल्विन के लगभग रहता है। ठीक है, इसको अति चालकता कहते हैं। किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, तो ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जिस वक्त ये पूछा गया था 2013 के आसपास, उस वक्त इसका सही ऑप्शन था 133 केल्विन। ठीक है, 133 केल्विन, बट 2020 की एक रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से इसका जो मैक्सिमम तापमान गया था वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट किया जाए तो 288 केल्विन होगा। इस तापमान पर जो अति चालकता के द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान था ये। ठीक है, तो 288 कैलोरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है 2013 के। करेंटली अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है किसी अति चालक का, तो आप मान सकते हैं 288 केल्विन। नेक्स्ट है नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक कौन सा है? ठीक है, तो 2000 का प्रश्न है। इस अकॉर्डिंग सिरेमिक ऑक्साइड जो है ये उस वक्त का न्यूली इन्वेंटेड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? ठीक है, तो कोई सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, तो इसका जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, यदि इसको गर्म किया जाए तो रेजिस्टेंस इसका घट जाता है। ठीक है, तो लगभग इसका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 10⁻⁻² से 1 ओम के मध्य होता है, जो कि ताप के बढ़ने से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ठीक है, तो यहाँ पे जर्मेनियम जो है एक सुपर कंडक्टर है, ये ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है। जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, सॉरी सुपर कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर्स में आते हैं।
ठीक है। तो इन सेमीकंडक्टर्स होते हैं अर्धचालक, मतलब किसी चालक और विद्युत रोधी के बीच का जो एक सिस्टम माना जाता है। इसकी जो कंडक्टिविटी है उसके बीच की होती है, चालक और विद्युत रोधी के बीच की, तो इसको इसीलिए अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? ठीक है, तो सिलिकॉन हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, सिरेमिक्स हुआ, जर्मेनियम हुआ। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम फिर से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है एक काइंड ऑफ सुमेलित करना है हमें, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो मेसॉन की खोज जो है वो युकावा के द्वारा की गई थी। मेसॉन युकावा याद कर सकते हैं आप। पॉजिट्रॉन जो होता है ये सभी एक न्यूक्लियस होता है, उसी के अंदर ये सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पदार्थ है, मेसॉन है। पॉजिट्रॉन जो होता है इसकी खोज जो है एंडरसन और हेस के द्वारा की गई थी, तो CD एंडरसन याद रख सकते हैं आप लोग, CD एंडरसन। सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा उत्पादन होता है इसका सिद्धांत जो है ये बेथे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो बेथे आप लोग याद कर सकते हैं। सूर्य और तारों में ऊर्जा का सिद्धांत जो है वो इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है परा यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे फर्मी जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे परा यूरेनियम के तत्वों का जो संश्लेषण है ये सीबोर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे GT सीबोर्ग जो है इन्होंने परा यूरेनियम का तत्वों का संश्लेषण किया था। बाकी सभी ऑप्शंस जो है थे ये सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा है, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है हमें। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये संलयन जो है ये ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है हमारा ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हाँ, ये ड्राई आइस नाम की जो चीज़ आपने पढ़ी होगी, ड्राई आइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही सॉलिड पार्ट है। ठीक है, फिर टेलीफोन की खोज जो है वो ग्राहम बेल ने की थी, ये भी सही है। तो ये सभी सही ऑप्शन है। जो गलत है वो है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना जो है वो संलयन नहीं, उसका विखंडन कहलाता है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। फ्यूजन जो होता है उसमें दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पे कथन ये कह रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। ठीक है, कारण यह है कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा उनका मानना था कि आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था कि ऊर्जा जो है वो मात्रा में बदलती है। ठीक, रदरफोर्ड का ये कहना था कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो हमें कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मात्रा को ऊर्जा में, यानी कि कोई मास को ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये सिद्धांत होता है E = mc²। ठीक है, यहाँ पे E क्या होता है, ऊर्जा होता है। किससे बन रहा है? तो ये मात्रा से, यानी कि मास से बन रहा है, मास से बन रहा है। ठीक है, तो कोई मास, कोई भार जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, ऐसा आइंस्टाइन का कहना था। नेक्स्ट है, निम्न कणों में से कौन सा जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ठीक है, तो आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धांत को गलत साबित किया है माइक्रोवेव फोटोन ने, माइक्रोवेव फोटोन। ठीक है, तो आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत का अर्थ यह है कि इनका कहना था कि प्रकाश का वेग जो होता है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है,
परंतु ये जो माइक्रोवेव फोटोन है इसकी स्पीड जो है वो लाइट से भी ज़्यादा निकल गई, इसीलिए आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धांत को इसने गलत कर दिया। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे किसको एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को या फिर अल्फा पार्टिकल को या फिर ड्यूट्रॉन को, ठीक है, इन सभी को उच्च वेग जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम है? तो दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर एक्सरे, ठीक है, किसकी ऊर्जा जो है वो अधिकतम है? तो यहाँ आपको सभी ऑप्शंस में से समझ में आ रहा होगा कि एक्सरे की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसीलिए हम लोग इससे दूर ही रहते हैं, काफ़ी डेंजरस होता है अगर हमारे शरीर पे पड़ जाए, ठीक है। तो बेसिकली मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है इसका। यूजुअली हमको एक्सरे से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, ठीक है, संलयन मतलब फ्यूजन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, गुरुत्वीय संकुचन से, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन एक किस्म का, फिर रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन से, नाभिकीय विखंडन से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि नाभिकीय संलयन होता है तारों में, इसी से इनका जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, फ्यूजन होता है, इसके साथ ही इसमें ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, संकुचन भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना, यही कारण है कि सितारों में जो अक्षय ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा जो है वो बनती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये क्या है? ये एक आणविक भट्टी है, ठीक है, जिसमें प्रायः ईंधन के रूप में प्रायः यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है वे भारी नाभिकियों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है साधारणतः उनकी टोकमान डिज़ाइन होती है। और लास्ट ऑप्शन है कि वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इसको करने का ऑप्शन तरीका क्या होगा। अगर आपको टोकमान डिज़ाइन नहीं पता है क्या होती है, या फिर ये बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें अगर नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नाभिकीय संलयन के बारे में पूछ रहा है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के बारे में पूछ रहा है, और पहला ही ऑप्शन दिया है कि ये नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे विखंडन तो होता नहीं है, नाभिकीय विखंडन जो है ये प्रोसेस अलग होता है और नाभिकीय संलयन का प्रोसेस अलग होता है, ये फ्यूजन की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन किस पे दिया है? फिजन पे दिया है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। और सभी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, और क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है इसलिए एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। बस मैंने आपको 10 क्वेश्चन ही करवाए हैं आज न्यूक्लियर फिजिक्स में। कल के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसके साथ ही कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोगों का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है 1, 2, 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने एक ही लेक्चर पढ़ाऊँगी मैं आपको कंप्यूटर्स के बारे में, एक लेक्चर अगर आप लोग कंप्यूटर्स का पढ़ लेंगे तो उसमें एटलीस्ट आप लोगों के पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि अगर कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इसको रिवाइज करिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ अगर आपने ज्वाइन कर रखी है कोई, तो या फिर जो क्विज़ है आप लोगों को अक्सर करवाया जाता है वो अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोग कोशिश करिएगा कि साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। इसके साथ ही करंट अफेयर्स की बैक टू बैक क्लासेस लाई जा रही है आपके लिए। कोशिश ये करना है आपको कि हर लेक्चर को टाइम देना है,
रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना मात्र ही नहीं है होता है, उसको एक बार रिवाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो आप रिवीजन अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। प्रैक्टिस करते रहिए, अवॉइड नहीं करना है चीज़ों को, हमेशा टालते मत रहिए कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे होगा, इतना विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन अपने रूटीन के साथ, जो भी आपने रूटीन बनाया हुआ, हर दिन उसको फॉलो करना है, एग्ज़ाम चाहे जब भी हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।